शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ। मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। लखनऊ के केजीएमयू का एक डॉक्टर पकड़ा गया जिसका नाम है रमीज। इस पर आरोप है अवैध धर्मांतरण के, लड़कियों को फंसाने के, लव जिहाद के। यूपीएसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस बीच रमीज के लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुए हैं। दोनों लैपटॉप में कई अश्लील वीडियोस भी मिले हैं। इस केस से जुड़े और लोगों की तलाश हो रही है। धर्मांतरण का डॉक्टर, बहुत बड़ा खुलासा। रमीज के लैपटॉप से निकल रहे राज। लखनऊ से आगरा, रमीज के कितने साथी। केजीएमयू में काम करने वाले डॉक्टर रमीज के बारे में जब पहली बार खबर आई तो लगा कि ये कोई एक मामला है जिसमें उसने अपने पद का फायदा उठाया और एक लड़की को बरगलाया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि रमीज बहुत पहले से अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद की साजिशों का मुख्य चेहरा रहा। लखनऊ से बरेली और आगरा तक उसके कुकर्मों की कहानियां सामने आ रही हैं। फिलहाल रमीज पुलिस की गिरफ्त में है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रमीज के काले कारनामे, लैपटॉप मोबाइल में सबूत। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर से यौन शोषण और धर्मांतरण मामले के आरोपी डॉक्टर रमीज से लखनऊ की चौक पुलिस और यूपीएसटीएफ की संयुक्त टीम गोपनीय स्थान पर गहन पूछताछ कर रही है। रमीज के लखनऊ वाले फ्लैट से 2 लैपटॉप और 1 सेलफोन जब्त किए हैं। दोनों लैपटॉप को टेस्टिंग के लिए भेजा है। इन्वेस्टिगेशन टीम को इन दोनों लैपटॉप से काफी कुछ सुराग मिल सकते हैं। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर रमीज ने अपने मोबाइल और लैपटॉप से कई अहम चैट और कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दिए थे। माना जा रहा है कि आरोपी के संपर्कों और संभावित नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। ये मामला जब सामने आया था तो रमीज फरार हो गया था। वो समझ गया था कि मुश्किल बढ़ने वाली है। ये कहा जा रहा है कि उसने लैपटॉप और मोबाइल से डेटा डिलीट करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक लैपटॉप में महिलाओं के फोटो और वीडियोस हैं। लड़कियों के बारे में जानकारियां हैं। धर्मांतरण से जुड़े वीडियो भी हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सभी डिवाइस को जब्त करके टेस्टिंग और डेटा रिकवरी के लिए लैब भेजा है। पुलिस के रडार पर रमीज के करीबी, जिसने कराई शादी, कहाँ है वो काजी। पुलिस के रडार पर रमीज के करीबी और वो काजी भी हैं जिस पर आरोप है कि उसने आगरा की एक महिला का धर्मांतरण कराकर निकाह कराया था। सूत्रों के मुताबिक रमीज ने काजी जाहिद का नाम लिया। जाहिद ने ही आगरा की महिला डॉक्टर का पीलीभीत में धर्मांतरण कराकर निकाह कराया था। माना जा रहा है कि जाहिद के मिलने के बाद गिरोह के नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। काजी जाहिद की तलाश में दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिम यूपी में दबिश दी जा रही है। धर्मांतरण का ये मामला या कहें कि एक रैकेट का खुलासा सबसे पहले 23 दिसंबर 2025 को हुआ था। केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज के खिलाफ एक महिला डॉक्टर ने 23 दिसंबर को लखनऊ के चौक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि जब उन्होंने रमीज पर शादी का दबाव बनाया तो उसने धर्म परिवर्तन के बाद ही शादी करने की बात कही और निजी वीडियो वायरल करने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला ने 17 दिसंबर को आत्महत्या का प्रयास किया था। इसके बाद 19 दिसंबर को केजीएमयू में शिकायत दर्ज कराई थी। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो वो पुलिस के पास गई। डॉक्टर रमीज इस बीच फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक फरारी के दौरान वो सबसे पहले उत्तराखंड में खटीमा वाले घर पर गया। रमीज नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था न होने पर मुरादाबाद आ गया। इसके बाद बिजनौर और देवबंद में भी रहा। फिर दिल्ली के एक होटल में ठहरा। आखिर में लखनऊ अपने वकील से मिलने आया और पकड़ा गया। अब रमीज से जुड़ी जानकारियां उसके लैपटॉप और मोबाइल से निकाली जा रही हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि पूछताछ के दौरान रमीज कई सवालों के जवाब देने से बच रहा है या फिर गोलमोल बातें कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि उसके माता पिता का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहा है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से भी संबंधों से इनकार कर रहा है। लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो गवाह सामने आ रहे हैं, वो पूरी कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। लखनऊ में विवेक शाही और रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और आइए अब बात करते हैं संभल की, जहां 2024 की हिंसा के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। शारिक साठा की संपत्ति की कुर्की हो रही है। शारिक की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी हो गई है। बताया जा रहा है कि शारिक फिलहाल दुबई में छिपा है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड, शारिक साठा पर शिकंजा, शारिक साठा की संपत्ति कुर्क। पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया, दीपासराय थाना संभल, जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। शारिक साठा की संपत्ति कुर्क की जा रही है। शारिक साठा जो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसके घर कुर्की की कार्रवाई करने पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंची। संभल के जिला न्यायालय से मंगलवार को आदेश जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम गठित कर दी गई थी और अब ये कार्रवाई की जा रही है। वो जो संपत्ति है, जो मेरे सहयोगी कैमरामैन दिखा रहे हैं, वो शारिक साठा की संपत्ति है, जो आज जो कुर्की की कार्रवाई की जा रही है अधिकारियों के द्वारा। देखिए जिस तरह से जो तमाम जो पुलिसकर्मी है किस तरह से दिखाई जो दे रहा है, सुरक्षा को लेकर के तमाम भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। जगह जगह पर सुरक्षा को लेकर के भारी पुलिस फोर्स है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम फ्लैग मार्च भी निकाला गया था और उसी को लेकर के आज जो शारिक साठा की जो संपत्ति है उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से ढोल बजाकर संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई हुई। देखिए आज ये शारिक साठा के जो आवास है उसकी कुर्की की कार्रवाई प्रचलित है और उस संबंध में हम लोग जो है आवश्यक पुलिस ब्रीफिंग जो है वो कर रहे हैं इस समय। अभी जैसा निर्देश प्राप्त होगा इसकी कार्रवाई जो है शुरू की जाएगी। NDTV ने शारिक साठा के परिवार से भी बात की। परिवार का कहना है कि शारिक साठा 9 साल से यहाँ कभी आया ही नहीं। कभी पुलिस की तरफ से आपको नोटिस दिया गया था? सर 2 बार आई तो है, मगर ऐसा तो कुछ हमें अंदाजा नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीका से जो कार्रवाई गिरी? नहीं, अब क्या कह सकते हैं सर। अच्छा, कब से शारिक साठा नहीं रह रहा है यहाँ पर? वो तो 9-10 साल से बाहर है सर। हमें पहले यहाँ रहते थे? नहीं, यहाँ नहीं रहते थे सर। वो उनका तो वही मकान है। अच्छा, वही मकान है? जी सर, यहाँ पे तो वो कभी नहीं आए। अच्छा जी, हमारी शादी को हो गए 19-20 साल, मगर यहाँ पे तो वो कभी नहीं आए। अब हम ये कहना चाहे, हमारे उसमें से जा गया था, हमारा तो वही दिल दुख रहा है। अब तुम हो, तुम्हारे उसमें से कोई लेगा तो आपका दिल दुखेगा नहीं दुखेगा? कितना पुराना ये संपत्ति है? कितने दिन से बना? मेरी शादी को 20 साल हो गए यहाँ पे। हमारी डोली यहाँ उतरी थी, इनकी शादी को 18 साल हो गए, इनकी भी यहाँ उतरी थी डोली। शारिक साठा के घर की कुर्की के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। संभल हिंसा की जांच में हिंसा भड़काने और चारों हत्याओं की साजिश रचने में शारिक साठा का नाम सामने आया था। कोतवाली पुलिस ने शारिक साठा के खिलाफ 4 लोगों की हत्या के मामलों में अलग अलग FIR दर्ज की थी। वो चारों मामलों में वांछित चल रहा है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से पुलिस और SIT उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार खोज में लगे हैं, लेकिन वो फरार है। शारिक साठा गैंग के 3 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। शारिक साठा कौन है, इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी आपको बताते हैं। शारिक साठा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड। उस पर जालसाजी, चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत 69 आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, आर्म्स एक्ट, संभल हिंसा से जुड़े केस शामिल हैं। शारिक साठा फिलहाल विदेश में बैठा है और पुलिस उसकी तलाश में है। पुलिस के मुताबिक उसने संभल हिंसा में हथियार उपलब्ध कराए। साथ ही संभल में भीड़ भड़काने में भी शारिक साठा की अहम भूमिका थी। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद शारिक साठा फरार है। उसके गैंग के 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। कोर्ट के आदेश न मानने पर उसके खिलाफ और मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। कुछ महीने पहले कोर्ट ने कुर्की की चेतावनी का वारंट जारी किया था। इसके बावजूद शारिक साठा ने सरेंडर नहीं किया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए SIT ने उसके खिलाफ 3 और मुकदमे भी दर्ज कराए हैं और इसी सिलसिले में संभल पुलिस शारिक साठा के मकान की कुर्की करने की कार्रवाई करने पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि 26 जनवरी पर आतंकी हमले का अलर्ट है। देश के बड़े मंदिर, बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ा खुलासा आतंकियों के कोड नेम से हुआ है। सूत्र बताते हैं कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तानी आतंकी हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आतंकी देश के कई हिस्सों में 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, जिसे कोड नेम 2626 दिया गया है। इस सीक्रेट कोड 2626 का मकसद है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना। अलर्ट के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। इन आतंकियों से बड़ा खतरा है, ये आतंकी दिल्ली में हमला कर सकते हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इन आतंकियों को लेकर अलर्ट है। इनके नाम है मोहम्मद उमर, अबू सुफियान, मोहम्मद शहीद फैजल, सैयद मोहम्मद अर्शिया, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद शर्जील अख्तर। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। 26 जनवरी और देश में बड़े आतंकी हमले का इनपुट, इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अलग अलग आतंकी संगठनों के आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं और इन्हीं में अल कायदा के वो 6 आतंकवादी हैं जो मोस्ट वांटेड हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे दिल्ली में तमाम जगहों पर इनके पोस्टर लगाए हैं और इनके बारे में जानकारी मांगी है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के इलाके में इन 6 आतंकवादियों के पोस्टर लगे हैं। इनमें पहला नाम है मोहम्मद शर्जील अख्तर का। ये यूपी के संभल का रहने वाला है और 2016 में ये देश छोड़कर भाग गया था। तब से सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसकी तलाश कर रही हैं। ये देश में कई आतंकी हमलों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। दूसरा नाम है मोहम्मद रेहान का। ये दिल्ली के चौहान बांगर का रहने वाला है और ये भी भागा हुआ है और इसके बारे में जानकारी ये है कि ये भी कई आतंकी हमलों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तीसरा नाम है अबू सुफियान का। अबू सुफियान झारखंड का रहने वाला है। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस ने झारखंड में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर झारखंड से अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कई आतंकवादी गिरफ्तार किए थे और ये आतंकवादी उसी मॉड्यूल का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल ये भागा हुआ है। चौथा आतंकी है सैयद मोहम्मद अर्शिया। ये झारखंड का रहने वाला है और ये भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा है और ये भी भागा हुआ है। पांचवा नाम है मोहम्मद शहीद फैजल का। ये कर्नाटक का रहने वाला है और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में इसका नाम सामने आया था। ये भी काफी लंबे समय से एब्सकॉन्डिंग कर रहा है। छठवां नाम है मोहम्मद उमर का। ये तेलंगाना का रहने वाला है और ये भी देश में कई आतंकी हमलों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने इन 6 आतंकवादियों के पोस्टर दिल्ली में तमाम जगहों पर चस्पा किए हैं। अल कायदा के ये आतंकी हैं जिनकी तलाश है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इनके बारे में जानकारी किसी को मिलती है तो फौरन पुलिस को इसके बारे में बताएं। तो तमाम जगहों पर अल कायदा के इन आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं और कहा गया है कि इन आतंकवादियों से दिल्ली और देश को बड़ा खतरा है। ये आतंकी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कहीं भी बड़ा हमला कर सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां एक बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिस जगह बुलडोजर चला वहां के मालिक पर रेप का आरोप है। आरोप ये कि उसने 9 साल की एक मासूम का रेप किया। बताया जा रहा है कि वो बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले जाता और उससे रेप करता। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने एक मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। उसके गुनाहों का हिसाब बुलडोजर से लिया गया। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम है अब्दुल सज्जाद अंसारी। इसकी उम्र है करीब 65 साल। वीडियो में अब्दुल को पुलिस ले जाती दिख रही है। ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आरोप बेहद संगीन और घिनौने हैं। 9 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। मामला रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद नगर निगम ने आरोपी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। घर को ढा दिया गया है। मेरे पीछे की तस्वीरें देखें, ये अवैध निर्माण था जो आरोपी था। और नगर निगम ने हालांकि एक हफ्ते पहले एक नोटिस चस्पा किया था। रायपुर की महापौर मीनल चौबे यहाँ पर पहुंची थी। आरोप है कि 9 साल की बच्ची का रेप किया। आरोपी बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले जाता। घटना का खुलासा तब हुआ जब नहाते समय बच्ची ने दर्द होने की शिकायत अपनी चाची से की। 12 जनवरी की सुबह घर में बच्ची दर्द के कारण जमीन पर लेटकर रो रही थी। तभी बच्ची की चाची उसे नहलाने के लिए ले गई। तभी सारी बातें सामने आईं। बच्ची ने बताया कि वो मारने की धमकी भी देता था, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। बुधवार सुबह सुबह प्रशासन के बुलडोजर पहुंचे और आरोपी की दुकान को गिराना शुरू कर दिया। 7 दिन पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी की शहर के एक मोहल्ले में एक दुकान है जहां वो चूड़ी बेचता है। दुकान में चॉकलेट, टॉफी जैसी दूसरी चीजें भी रखता है। आरोपी ने बच्ची को यही सब खाने का लालच दिया था। आरोप है कि 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच उसने कई बार बच्ची से गंदा काम किया। बचपन पर प्रहार करने वालों को आज दंड मिला है और हमारी आत्मा को शांति मिला है। हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ये कार्यवाही ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है जो छोटी बच्चियों के प्रति ऐसी कुत्सित मानसिकता रखते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते। इस प्रकार की घटना पे जो भी शामिल होगा और जो भी ऐसी कुत्सित विचारों वालों का होगा, उन पे कार्यवाही सुनिश्चित है। फिलहाल आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है और उसके ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। रायपुर से जुल्फिकार अली और नीलेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं नोएडा हादसे की, जिसमें कई लापरवाहियों के चलते युवराज मेहता की जान चली गई। हादसे के 100 घंटे बाद उसकी डूबी हुई कार निकाली गई। एसआईटी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें हादसे का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। पानी से निकली युवराज की कार। 4 दिन बाद बाहर निकली कार। खुला था कार का सनरूफ और बोनट। नोएडा सेक्टर 150 में मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में कार डूबने से इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी। युवराज का शव तो रविवार सुबह बरामद कर लिया गया था, लेकिन उसकी कार उसी पानी भरे गड्ढे में गिरी थी, जिसे हादसे के चौथे दिन गड्ढे से निकाला गया। बड़ी क्रेन की मदद से युवराज की कार को गड्ढे से निकाला गया, फिर उसे ट्रक पर लाद कर ले जाया गया। युवराज की कार को गड्ढे से निकाले जाने के इस वीडियो को देखिए। कार का सनरूफ खुला हुआ नजर आ रहा है। कार पर झाड़ियां लटकी दिख रही हैं, बोनट भी खुला हुआ है। वीडियो को देखकर लग रहा है कि कार का अगला हिस्सा किसी चीज से टकराया था। हो सकता है कि कार सड़क को गड्ढे से अलग करने वाले नाले के बैरियर से टकराई हो और फिर नाले में गिर गई हो। कार की सनरूफ भी खुली हुई थी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वाहन से बाहर निकलने के लिए या तो सनरूफ का या टूटे हुए विंडशील्ड का इस्तेमाल किया गया होगा। इस कार को फिलहाल रिजर्व पुलिस लाइंस के अंदर रखा गया है। फॉरेंसिक टीम ने कार के सबूत जुटा लिए हैं। रिजर्व पुलिस लाइंस में किसी को भी प्रवेश करने या बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। वहां कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं रिजर्व पुलिस लाइन गौतम बुद्ध नगर में। ये वही जगह है जहां पर उस सीज्ड गाड़ी को लाकर रखा गया। और अगर आप इस वक्त देखें तो ये जो गेट है इसको पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया गया है। यहाँ पर इस गेट को सीज कर दिया गया है। यहाँ देखिए आप, जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं उनको जाना अंदर अलाउ नहीं किया गया है। तो प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज किया जा रहा है कि कोई भी जो है वो अंदर नहीं जा सके। इस वक्त प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर मौजूद है। यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस की टीम है वो मौजूद है। आपको इस पूरी जमीन की कहानी भी बताते हैं। 2014 में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत 25% फ्लैट्स बनाए गए थे। 5% कमर्शियल और बाकी खेल को बढ़ावा देते हुए डेवलप करना था। 2019 में लोटस ग्रुप से ये प्लॉट एमजे विश टाउन ने खरीदा था। इसी के मालिक अभय कुमार मंगलवार को गिरफ्तार हुए हैं।
इस परियोजना पर 2022 में 6 लाख का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि अवैध होर्डिंग्स लगाए गए थे और गलत तरीके से फ्लैट्स बेचने का प्रचार किया जा रहा था। बिल्डर बदलते गए और उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट है ये अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। 2019 में भी 6 लाख रुपए का जुर्माना इसी प्रोजेक्ट के ऊपर में लगाया गया, लेकिन जुर्माना लगाकर फिर से नोएडा विकास प्राधिकरण सो गया। युवराज की मौत किसकी लापरवाही से हुई, ये सवाल अभी भी बरकरार है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस मोड़ को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही गाड़ी घूम रहे ऐसे ही युवराज मेहता को अपने घर की तरफ जाना था, लेकिन उनकी गाड़ी घने कोहरे की वजह से सीधे चली जाती है और फिर ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा जो पानी भरा हुआ है, जलाशय टाइप का जो दलदल है, यहाँ पर उनकी गाड़ी गिर जाती है। 90 मिनट तक वो गुहार लगाते रहते हैं जान बचाने की, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सकता है। कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि इस सड़क से लगातार गुजरते हैं। सर, यहाँ रोशनी का प्रबंध, और आप भी कई बार कोहरे में आए होंगे, कितना ये खतरनाक है और कभी क्या किसी ने शिकायत नहीं की कि भाई यहाँ पर एक रेलिंग होनी है? सर की है, बहुत लोगों ने शिकायत की है, बट यहाँ पर कोई भी ना इतना ध्यान देता नहीं है। डेवलप इतना हुआ नहीं, जबकि फ्लैट्स इतने बना दिए। हम खुद हर दूसरे दिन आते हैं, बिकॉज हमारा भी काम रहता है, फार्म हाउस में फ्लैट्स हैं, बट यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। वो बेचारे का हादसा इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, नहीं तो वो बच जाते। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले की जांच SIT कर रही है। बिल्डर अभय कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। युवराज की मौत का मामला बिल्डर की लापरवाही के साथ साथ प्रशासन की बड़ी चूक का नतीजा माना जा रहा है। युवराज को बचाने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंच गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद भी युवराज को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका था। नोएडा से रवीश रंजन शुक्ला और आकिल जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर रियाजुद्दीन पर वहीं के एक आदिवासी कर्मचारी ने आरोप लगाया। मारपीट, जाति सूचक गालियां और अपमान करने के आरोप। इसी बीच जामिया के प्रोफेसर का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसने इस पूरे मामले को और भी बढ़ा दिया। हालांकि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि पूरा मामला बिल्कुल गलत है। ये हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर रियाजुद्दीन। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक आदिवासी कर्मचारी से मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस केस दर्ज हुआ और माहौल गर्मा गया। सर, वो ऑफिस में आया 3 बजे के लगभग और मेरे को बोला, पहले उनसे दुआ सलाम करके और लोगों से पूरा ऑफिस भरा हुआ था। अचानक आया और आके मेरे को बोला कि मीना का मीना और हिंदू मुस्लिम का करने लगा कि हिंदू ऐसे करते हैं, मुस्लिम ऐसे करते हैं, वो सब किया उसने। तो उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी है रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वो 16 तारीख को आता है शाम को 5 बजे और आकर मेरे पे वार करता है, मारता मारपीट करने लगा। मेरे उससे ना सोइलिंग हो गई यहाँ पे चेहरे पे और एक लिप में चोट आई है, उस पर खून आने लगा। प्रोफेसर ने NDTV से फोन पर बात करते हुए सफाई दी और बताया कि उन्होंने कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं की है। 13 तारीख को वो मारपीट वाली जगह पर थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई जाति सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं किए। हाँ, थोड़ी गुत्थम गुत्था जरूर हुई थी, लेकिन मैंने किसी को पीटा नहीं। आप पर एलिगेशन ये है कि आपने जो रामफूल है उसके साथ में मारपीट की और जाति सूचक शब्द कहे। झूठ, सफेद झूठ। मैंने जातिवाचक शब्द इस्तेमाल नहीं किए। और उसने जो कंप्लेंट की है उसमें उसने कहा है कि 13 तारीख में वो आए थे, जबकि 13 में यूनिवर्सिटी खुली थी विंटर वेकेशन के बाद। ना 13 में, ना 14 में, ना 15 में मैं ऑफिस में गया हूँ जहाँ ये बैठते हैं क्लास वगैरह जी। तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। जो कंप्लेंट इन्होंने की है 13 तारीख में, 13 में, ना 14 में, ना 15 में। उस दिन कहाँ थे आप? मैं यहाँ प्रैक्टिकल की क्लास थी हमारी 3 बजे और 15 और 14 में और 15 में 2 से 4 मेरी TOS की क्लास होती है। अच्छा। थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो क्लास मैंने ली थी, उसकी अटेंडेंस मेरे पास है। तो आपने पिटाई कर दी उसकी? नहीं, पिटाई क्यों करूंगा मैं, गुत्थम गुत्था हो गई थी। एक बार तो मैं गिर गया था, उसने कुर्सी उठाई मेरे ऊपर और मैं गिर गया था कमीज और पजामे में जो है। हाँ, लेकिन गुत्थम गुत्था हुई थी। उसने भी अपनी कोशिश की, हमने भी अपनी कोशिश की और हम आ गए फिर।
इसी बीच प्रोफेसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो एक छात्र को लात मारते हुए दिख रहे हैं। बस फिर क्या था, ये पूरा मामला इस वीडियो से भी जोड़ दिया गया। प्रोफेसर ने एनडीटीवी को बताया कि इस शिकायत और इस वीडियो का आपस में कोई लेना देना नहीं था। ये वीडियो पुराना है। इस वीडियो में वो एक छात्र को ताइक्वांडो सिखा रहे थे। किसी से मारपीट नहीं हुई। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्र के आप जो है पीछे से लात मार रहे हैं, पैर मार रहे हैं, तो वो मैं आपको बता क्या रहा हूँ। क्लास में क्या इस तरह से पढ़ाई होती है? क्या है, मतलब क्या वीडियो क्या है वो? मैं बच्चों को ना सिर्फ चुटकुला सुनाता हूँ, शेर व शायरी सुनाता हूँ। ताइक्वांडो मैंने किया था, उसके भी मैं बताता हूँ। आपने उसमें देखा होगा कि बच्चे हंस रहे हैं। अगर मैं किसी बच्चे को ऐसे मारता तो क्या शिकायत नहीं करते बच्चे? और ये 7-8 साल पुराना है ये वीडियो, इसको साथ जोड़ दिया है। जब जामिया में कार्यरत आदिवासी कर्मचारी रामफूल मीणा ने प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस वीडियो को हालिया घटना से जोड़ने लगे, जिस वजह से विश्वविद्यालय परिसर में विरोध और बहस तेज हो गई। प्रोफेसर ने कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच रहे हैं। सवाल ये कि ट्रंप वहां क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ जंग, हमले, टैरिफ की ही बात कर रहे हैं। ईरान से तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह रहे हैं ट्रंप के रवैये से नेटो में भी बिखराव जैसे हालात हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या दावोस में कुछ ऐसा बयान दे सकते हैं ट्रंप जिससे दुनिया में जो तनाव फैला हुआ है वो और बढ़ जाए। दावोस में ट्रंप, दुनिया की नजर। ईरान को लेकर क्या बोलेंगे ट्रंप? ग्रीनलैंड को लेकर क्या बोलेंगे ट्रंप? टैरिफ को लेकर क्या बोलेंगे ट्रंप? अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए ट्रंप को 1 साल हो चुका है। पद पर आने से पहले और अब उनकी बातों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले वो कहते थे कि वो युद्ध रुकवाते हैं, अब वो बार बार दूसरे देशों पर हमलों की धमकी दे रहे हैं। पहले वो शांति की बात करते सुनाई देते थे, अब अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करने की सीधे सीधे बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप की नीतियों और एक्शन के चलते खलबली सी मची हुई है। ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। वो ग्रीनलैंड पर कब्जा या उसे खरीदना चाहते हैं। ट्रंप की नजर कनाडा पर है। वो अक्सर कनाडा को 51वां राज्य कह चुके हैं। ट्रंप की नजर मैक्सिको पर है। वो मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाना चाहते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ ट्रंप तक कह चुके हैं। लैटिन अमेरिका पर भी ट्रंप की नजर है। क्यूबा को धमका रहे हैं। दक्षिण अमेरिका चलते हैं, वहां वेनेजुएला पर हमला किया, राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठवा लिया। यूरोप से भी ट्रंप भिड़े हुए हैं। फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देशों को धमकियां दे रहे हैं। ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो के भी टूटने का खतरा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त बताया, अब रूस के तेल को दुनिया में बंद करना चाहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को भी ट्रंप धमकी देते रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका से अमेरिकी रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। एशिया पर भी उनकी नजर है। भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्ती कूद रहे हैं। चीन जैसे देशों को भी टैरिफ की धमकी देते हैं। सबसे खराब रिश्ते तो ईरान से हो रखे हैं, जिससे लगातार एक बड़ी जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। ट्रंप के तेवर और उनके भाषण ऐसे हैं कि दोस्तों को ही दुश्मन बना लिया है। जिस नेटो को अमेरिका ने बनाया, उसी को ट्रंप खत्म करने में लगे हैं। ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क ने सीधे चेतावनी दे दी है। दावोस जाने से ठीक पहले ट्रंप ने एक पोस्ट भी किया, जिससे उनका मिशन, उनकी मंशा और उनका एजेंडा साफ हो गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनलैंड पर अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। इस मुद्दे पर दावोस में सभी संबंधित देशों की बैठक होगी। अमेरिका ही दुनिया में शांति सुनिश्चित कर सकता है, और वो भी ताकत के जरिए।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने तो इशारों इशारों में ही ट्रंप को बुली कह दिया। ट्रंप की आंखें ग्रीनलैंड को लेकर टेढ़ी हैं। उनका कहना है कि रूस और चीन यहां आ जाए इससे पहले अमेरिका का हिस्सा हो जाए ग्रीनलैंड। तो वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के सालाना सम्मेलन में सरगर्मी तेज हो गई है। ट्रंप दावेस के मंच से दुनिया भर के देशों को संबोधित करेंगे ही, साथ ही ग्रीनलैंड, ईरान जैसे देशों को लेकर वो अमेरिका क्या करने वाला है इसका इशारा भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, दावोस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ज्यूरिक पहुंचा ट्रंप का विमान। ज्यूरिक से दावोस जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के आवास के भाषण दावोस में भाषण पर दुनिया भर की नजर है। ज्यूरिक पहुंचा है ट्रंप का विमान। दावोस पहुंच चुके हैं, पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वहां पर सभी की नजर इस बात पर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से अपना सख्त रुख डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं, जिस तरह से विश्व में शांति स्थापना के अपने प्रयासों के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चर्चा है। देखना होगा कि अपने इस भाषण में वो किन मुद्दों पर, किन बिंदुओं पर अपनी बात रखते हैं। दावोस पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम अपडेट। लेकिन साथ ही एक सवाल ये भी कि क्या दुनिया भर को डराने की मुहिम पर चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? भीतर से खुद डरे हुए हैं। दुनिया के बेहतरीन और सबसे ठोस सुरक्षा घेरे में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को लग रहा है कि उनकी हत्या हो सकती है। उनके मुताबिक ईरान वाले ये काम कर सकते हैं। उनकी धमकी है कि अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया तो पूरे मुल्क को उड़ा दिया जाएगा। उधर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि उसकी और हाथ बढ़ाने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी अपने लिए नोबेल मांग रहे हैं, कभी ग्रीनलैंड छीनने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ईरान गले की असली फांस बनता दिख रहा है। उन्होंने धमकी दी थी कि ईरान में चल रहे आंदोलन के दौरान अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिकी तोपें और मिसाइलें तैयार हैं। अब वो दावा कर रहे हैं कि ईरान 837 लोगों को फांसी देने वाला था, जिसे उसने ट्रंप के डर से टाल दिया। उनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। Iran, they were going to hang 837 people, and I let them be known that, and we let them know that if that happens, that will be a very bad day for them. And they decided not to do it. They didn't hang the people. लेकिन ट्रंप के इस शेखी के पीछे क्या उनका कोई डर भी छुपा है? क्या ईरान की ओर से ट्रंप की हत्या की कोई धमकी चली है? अमेरिका के एक चैनल से बात करते हुए ट्रंप ने माना कि ऐसा खतरा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरा ईरान उड़ा दिया जाएगा। बीते दिनों ईरान सरकार के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हुए, तो वहीं बढ़ती महंगाई और किल्लत को लेकर आवाम का गुस्सा आसमान पर दिखा। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत आधी रह गई। माना जा रहा है कि इसके पीछे भी अमेरिकी पाबंदी की भूमिका है, लेकिन अमेरिका इसका फायदा उठाने की कोशिश में है, मगर इसके साथ कई मुश्किलें जुड़ी हैं। अभी अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर उलझा हुआ है। गाजा पट्टी में भी फिर से बसाने की बात कर रहा है। पश्चिमी एशिया में तत्काल कोई मोर्चा खोलना उसके लिए खतरनाक होगा। पश्चिम एशिया से उसके दोस्त देश भी ईरान पर हमले के खिलाफ हैं। ईरान पर हमला पश्चिम एशिया में एक नया संकट पैदा कर देगा। इन सारी दलीलों को देखते हुए लगता है कि अमेरिका शायद ईरान पर हमला करने से बचे, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं। उन्हें सब कुछ ताकत से जीतना है, हर किसी को ताकत से झुकाना है। लेकिन ट्रंप हैं तो कुछ भी मुमकिन है। पेंटागन ने बीते दिनों पश्चिम एशिया में अपने F-15E विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। 18 जनवरी को करीब 1 दर्जन F-15E विमान पश्चिम एशिया की ओर बढ़े, जिनके साथ हवा में ईंधन भरने वाला KC-135 स्ट्रैटो टैंकर भी था। तो ऐसा न हो कि दुनिया पश्चिम एशिया से होती हुई पश्चिमी मुल्कों तक एक बड़े युद्ध की चपेट में आ जाए और हम खुद को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर पाएं। फिलहाल इन सब के बीच ट्रंप के भीतर मार दिए जाने के डर की जो झलक दिखी है, वो भी
काफी कुछ कह रही है। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ज्यूरिख पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, दावोस पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में। ज्यूरिख में उनका विमान लैंड कर चुका है और अब वो यहां से दावोस के लिए रवाना होंगे। तो वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के अहम मंच पर एक बार फिर अमेरिका की सख्त लाइन भी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, ज्यूरिख पहुंच चुके हैं और यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और सबकी नज़र उनके भाषण पर भी इस वक्त बनी हुई है। यहाँ विश्व नेताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उनके भाषण में क्या कुछ वो कहते हैं इस पर रहेगी नज़र।